नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन पर। आपके समक्ष हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी को पढ़ा रहे हैं। हम फर्स्ट पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, सेकंड पार्ट भी हमने पढ़ा दिया है। आज हम तीसरे पार्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो अगर आपने पालमपुर गांव की कहानी के पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उन दोनों वीडियो को जरूर देख लें। पहले भाग में हमने उत्पादन और उसके 4 साधनों को समझाया था, जबकि दूसरे भाग में हमने आधुनिक खेती, हरित क्रांति, सिंचाई, बहुफसली खेती जैसे महत्वपूर्ण विषयों का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी पार्ट 3 में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पालमपुर गांव के लोग खेती के अलावा कौन कौन से कार्य करते थे, छोटे और बड़े किसानों में क्या अंतर है, किसानों को ऋण कहां से मिलता है और कृषि से जुड़ी प्रमुख समस्याएं क्या है। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में के इस भाग में हर साल महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको आसान भाषा में संपूर्ण व्याख्या, महत्वपूर्ण MCQ, बोर्ड परीक्षा के संभावित प्रश्न और याद रखने का आसान ट्रिक भी मिलेगी इसी वीडियो में। अगर आपका लक्ष्य बोर्ड परीक्षा में 90% प्लस अंक लाना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के कक्षा 9th अर्थशास्त्र अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी पार्ट 3 का ये भाग। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पालमपुर गांव की कहानी हम पढ़ा रहे हैं और ये चैप्टर जो है क्लास 9th के इकोनॉमिक्स से बिलोंग करता है और ये पहला अध्याय ही है। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको पहले से क्लियर है कि पालमपुर गांव की कहानी हम पढ़ा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। देखिए, आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे उसको भी हमने आपको बता रखा है। देखिए, विषय सूची के अंतर्गत यानी जो इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं वो क्या क्या है। पहला हम आपको पढ़ाएंगे गैर कृषि गतिविधियां, फिर उसके आपको पढ़ाएंगे छोटे बड़े किसान, फिर उसके बाद आपको पढ़ाएंगे कृषि की प्रमुख समस्याएं। इसके अलावा और आपको क्या पढ़ाएंगे, इसके अलावा जो है ये भी पढ़ाएंगे कि किसानों के आय बढ़ाने के उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी आपको क्या पढ़ाएंगे, इसके अलावा आपको महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऋण व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगा। बोर्ड परीक्षा है तो महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे और आपको याद करने की ट्रिक भी इसी वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से आपको बनाया गया है। पेन और कॉपी जो है दोनों लेकर बैठ जाएं और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते जाएं ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कि हम जो सबसे पहले बता रहे हैं वो गैर कृषि गतिविधियां यानी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी पालमपुर गांव एक ऐसा गांव है जो हाईटेक गांव जिसको आप कह सकते हैं, जहां हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में ही बता रखा है। तो पालमपुर गांव में सब सुविधा तो थी, लेकिन कहता है कि वहां गैर कृषि के अलावा, कृषि उनका मुख्य पेशा था लेकिन गैर कृषि एक्टिविटी भी वहां देखने को मिलती है। और वो गैर कृषि एक्टिविटी क्या क्या थी, तो देखिए, पालमपुर जो गांव आप देख रहे हैं, पालमपुर गांव में जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर नहीं है, यानी सभी लोग खेती नहीं करते हैं। बहुत से लोग जो हैं अलग अलग तरह के कामों में संलिप्त हैं। आय बढ़ाने के लिए लोग खेती के अलावा कई कार्य करते हैं। वो कार्य ही आपको देखना है कि कौन कौन से वो कार्य खेती के अलावा वहां के लोग करते थे, जिससे कि वहां की सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ज्यादा थी। तो देखिए, प्रमुख गैर कृषि गतिविधि में क्या था। पहला गतिविधि है डेयरी मतलब है तो दूध का बिजनेस। देखिए, जो पालमपुर गांव आपको देखने को मिलता है, पालमपुर गांव में गाय और भैंस का पालन किया जाता था। दूध बेचना वहां का मुख्य पेशा था। इसके अलावा जो है अतिरिक्त आय का भी स्रोत है, यानी दुकानें थी, सब चीज जो चीजें थी आय क्या और भी चीजें जो है बना करके लोग बेचा करते थे। ठीक है, कोई दूध बनाकर बेच रहा है, कोई दही बनाकर बेच रहा है, कोई घी बनाकर बेच रहा है। तो ये डेयरी से संबंधित जो है चीजें जो है वो गैर कृषि एक्टिविटी के अंतर्गत आई।
अब देखिए इसके अलावा क्या था, इसके अलावा हमने कहा कि पालमपुर में दुकानदारी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इस यहाँ जो है देखिए किराना दुकान जो है आपको देखने को मिलता है। रोल लोग जो है किराना दुकान खोलते हैं क्योंकि ये दैनिक चीज़ें होती हैं जो हमें इस दुकान से मिलती है। इसके अलावा खाद और बीज की दुकान, क्योंकि चूंकि यहाँ कृषि होती थी तो किसानों को खाद और बीज की भी ज़रूरत होती है जो आसानी से उसी गांव में उपलब्ध हो जाती थी। इसके अलावा कपड़े और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जो कपड़ा होता था और दैनिक उपयोग की जो भी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी आपको दुकान में मिल जाती थी। जैसे यहाँ मॉल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कई सामान, जहाँ एक जगह कई सामान, हर तरह के सामान आपको पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है अन्य जो गैर फार्मिंग एक्टिविटी है उसमें आता है परिवहन। यानी जो पालमपुर गांव के किसान होते थे वो उनके मतलब खेती के अलावा दुकानदारी भी करते थे और डेयरी का भी काम करते थे। इसके अलावा भी और कोई कौन कौन से काम है, तो ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे, कोई ऑटो चलाने का काम करता, कोई वैन चलाने का काम करता, कोई ट्रक चलाने का काम कर रहा है, कोई बस चलाने का काम कर रहा। इससे भी आय का स्रोत वहाँ के लोगों को होती थी, ठीक है। इससे क्या होता था, इससे एक और चीज होती थी, इससे लोगों को रोजगार मिलता था, ठीक है। इसमें कई सारे चीजें जो हैं लोग शामिल हुआ करते थे जिस वजह से लोगों को रोजगार आसानी से मिलता था। नेक्स्ट देखिए, तो आपने समझ गए होंगे कि पालमपुर गांव में गैर फार्मिंग एक्टिविटी क्या क्या थी। यानी डेयरी था, परिवहन था, दुकानदारी थी, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको पालमपुर में देखने को मिलती है फार्मिंग के अलावा। इसके अलावा देखिए और भी क्या थे, वहां जो है वो आपको लघु उद्योग देखने को, यानी छोटे छोटे उद्योग जो है आपको देखने को मिलेगा। लघु उद्योग क्या है, ये आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वहां आपको मिल जाएगा लघु उद्योग और जो कुटीर उद्योग में अंतर आपको देखने को मिलेगा। आपको मध्यम उद्योग और बड़े उद्योगों में अंतर देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वहाँ लघु उद्योग की परिभाषा और कुटीर उद्योग की परिभाषा जाकर देख सकते हैं, वहाँ उनमें क्या अंतर है उसको भी बताया गया है। देखिए लघु उद्योगों में क्या क्या था, तो लघु उद्योगों में होती थी सिलाई, ठीक है, छोटे बढ़ई गिरी, इसके अलावा टोकरी बनाना, गुड़ बनाना, ये सब जो है लघु उद्योग के अंतर्गत आते थे। और ये सभी काम जो है वो आपको लघु उद्योग के अंतर्गत आते थे और वहाँ के लोग जो है वो करते थे। कोई जो है सिलाई का काम कर रहा है, कोई बढ़ई गिरी का काम कर रहा है, कोई टोकरी बनाने का काम कर रहा है, कोई गुड़ बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी जो है लघु उद्योगों के अंतर्गत आती है, तो ये भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। अब यहाँ देखिए अभी तक जो हमने पढ़ाया उसको याद करने के लिए आपके पास ट्रिक हम देने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है डे पर दूल, डे पर दूल, डे पर दूल। अब यहाँ देखिए डे से क्या हो जाएगा डेयरी, पर से हो जाएगा परिवहन, दूध से हो जाएगा दुकानदारी और ल से हो जाएगा लघु उद्योग। ये हमने बताया कि ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। वहाँ यानी वहाँ दूध बेचने का काम होता था, वहाँ परिवहन का काम होता है, वहाँ दुकानदारी की जाती थी, साथ में वहाँ लघु उद्योग का भी व्यवस्था थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि हमने कहा था वादा के मुताबिक हम कि इस टॉपिक को भी हम पढ़ाने जा रहे हैं कि सबसे पहले आप जानेंगे कि छोटे और बड़े किसान क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटे किसान क्या होते हैं। छोटे किसान किसको कहते हैं, छोटे किसान को उनको कहते हैं जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर से कम की भूमि हो। अगर किसी किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि हो तो उसको छोटा किसान कहा जाता है। इसके अलावा देखिए जिसका आय कम हो, यानी जिस किसान की आय कम हो वो छोटे किसान के अंतर्गत है। जो पैसे के लिए लोन पर निर्भर करता हो, यानी किसी से पैसा लेकर खेती करता हो, ठीक है। इसके अलावा जो है आधुनिक मशीनों का प्रयोग कम करता हो, मतलब खुद से मेहनत ज्यादा करता हो और आधुनिक मशीनों का प्रयोग कम करता हो, ठीक है। चूंकि इनके पास पैसे नहीं होते तो मशीनों का कैसे यूज करेंगे, इसी वजह से ये छोटे किसान कहलाते हैं। उम्मीद है छोटे किसान आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो छोटे किसान है उनकी समस्या क्या थी, देखिए समस्या है गरीबी, समस्या है कम उत्पादन। अब जाहिर सी बात है कि आप टेक्निक का यूज नहीं करेंगे तो आपका उत्पादन कम होगा।
आपके पास पूंजी की कमी रहेगी क्योंकि आप लोन लेकर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं का भी प्रभाव इनके पास देखने को मिलता है, क्योंकि अब बारिश ज़्यादा हो गई, फसल बर्बाद हो गया। इसके अलावा जो है बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, इस कई चीज़ें जो है वो छोटे मोटे किसानों को ज़्यादा प्रभावित करने का काम करती थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बड़े किसान कौन होते हैं। ठीक है, बड़े किसान किसको कहा जाता है? तो जिनके पास जो है वो 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन होगी वो बड़े किसान कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो अधिक उत्पादन करने का काम करते थे वो बड़े किसान कहलाएंगे। जिनके पास जो ट्रैक्टर और मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, यानी खेती में ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं और कई तरह के मशीनों का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है वो बड़े किसान माने जाते हैं। इसके अलावा जो अधिक लाभ कमाते थे, ऐसे लोग जो ऐसे किसानों को बड़े किसान का दर्जा दिया गया है। तो उम्मीद है छोटे किसान और बड़े किसान में अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने अलग अलग बता दिया। आप देखिए आप इसको अंतर भी समझ सकते हैं। छोटे और बड़े किसान में क्या अंतर है? देखिए जो छोटे किसान होते हैं, ठीक है, उनके पास कम भूमि होती है, इनके पास अधिक भूमि होगी। ये कम उत्पादन करेंगे, ये अधिक उत्पादन करेंगे। इसमें ऋण पर निर्भर स्वयं या निवेश करने की क्षमता इनमें, देखिए ये ऋण पर निर्भर करते हैं और इनके पास जो है स्वयं निवेश करने की क्षमता होगी, क्योंकि इनके पास पैसे रहेंगे और इनके पास पैसे नहीं होते हैं, किसी से दूसरे से पैसे लेकर खेती करते हैं और खेत से जो लाभ होता है फिर से उसको रिटर्न करने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास चूंकि ये कम खेती करते हैं तो कम आय होगी और ये अधिक खेती करते हैं तो इनके पास आय भी अधिक होगी। तो छोटे किसान और बड़े किसान में यही अंतर था मुख्य रूप से। अगर आपके एग्जाम में ये पूछता है तो आप आसानी से लिख पाएंगे। देखिए अब आपसे पूछ दिया कि जो किसान को ऋण कहाँ से मिलता है, यानी किसान जो है वो लोन कहाँ से लेते थे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि खेती के लिए किसानों को बीज, खाद, मशीन, सिंचाई हेतु धन की आवश्यकता होती थी। ठीक है, अगर खेती करना है किसानों को तो उसके लिए बीज भी चाहिए, आपको खाद भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था भी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए पैसे लगते हैं और पैसे ये कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए आपके पास स्रोत होते हैं, संस्थागत स्रोत। क्या होता है? एक स्रोत होता है जिसका नाम है संस्थागत स्रोत, मतलब संस्था से आप पैसे लेंगे। अब इसमें संस्था में कौन कौन रहता है? तो जो पहला संस्था है वो है आपका बैंक, यानी बैंक से किसानों को ऋण मिलता था। फिर उसके बाद है सहकारी समिति। सहकारी एक प्रकार की समिति होती है इसी जो कि किसानों को ऋण देने का काम करती है। इसके अलावा ग्रामीण बैंक होता है, यानी ग्राम में किसानों के लिए बैंक उपलब्ध कराएंगे जिसको ग्रामीण बैंक बोलते हैं। ठीक है, जो किसानों को ऋण देने का काम करते थे। अब देखिए इससे लाभ क्या होगा, मतलब संस्थागत जो ये स्रोत हैं उससे किसानों को क्या लाभ मिलता था। तो ये जो तीनों आप स्रोत देख रहे हैं, चाहे आप बैंक देख रहे हो, चाहे आप सहकारी समिति देख रहे हो या फिर ग्रामीण बैंक, ये क्या करते थे? कम ब्याज पर किसानों को लोन देते थे, सरकारी सहायता प्रदान करते थे, यानी सरकार की तरफ से जो छूट दी जाती थी वो देते थे। फिर उसके बाद जो है सुरक्षित ऋण जो है वो देते थे। ठीक है, ये सभी काम जो है आसानी से किसानों को उपलब्ध हो जाता था। अब इसके अलावा भी देखिए एक और स्रोत है, उसका नाम है गैर संस्थागत स्रोत, यानी गैर संस्थागत स्रोतों से भी किसानों को लोन मिलता था। उसमें कौन कौन है? तो उसमें आपके साहूकार, यानी जो सूद पे पैसे चलाने का काम करते वो थे व्यापारी। ठीक है, जो खरीद बिक्री का काम करते थे वे लोग जो है लोन देने का काम करते थे। रिश्तेदार, यानी जो किसान है उनके अपने रिश्तेदार होंगे जो सक्षम होते थे, उनको जो है पैसे देने का काम करते थे और फसल जब हो जाती थी तो उनको रिटर्न करने का काम ये किसान करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें हानि क्या है? इसमें जो है आपको हानि किसानों को क्या होती थी? इसमें हानि ये होती थी कि किसानों को अधिक ब्याज देना पड़ता था। जहां सरकारी संस्थागत स्रोत से किसानों को कम रेट पर आपको लोन मिलता था, यहां अधिक ब्याज देना पड़ता था। ठीक है, अब जो है व्यापारी या साहूकार दे रहे हैं तो ये शोषण करने की संभावना इनकी ज्यादा रहती थी। अब कम पैसे में ये अपना काम करवा लेते थे, मजदूरी होती है ज्यादा और ये दे देते थे कम। किसान चाहकर भी नहीं मांग पाता था क्योंकि वो कर्ज में डूबा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए
इससे क्या होगा, कर्ज का जो है बोझ जो है वो बोझ तले दबा हुआ होता था किसान। इस वजह से चाहकर भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाता था, क्योंकि अगर वो कुछ बोलता है तो आगे चल के उसको वो साहूकार जो होगा, वो व्यापारी होगा, ठीक है, वो रिश्तेदार होगा, वो पैसे उसको नहीं देंगे। तो मनचाहा कीमत यहाँ उस वसूला जाता था किसानों से, उनका शोषण किया जाता था, जिस वजह से ऐसे किसानों को लाभ की जगह ज्यादातर आपको हानियां भी देखने को मिलती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। हम पालमपुर ग्राम की कहानी को एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप बना नहीं पाएंगे। चलिए आप देखते हैं कि कृषि की प्रमुख समस्या क्या थी, यानी जो खेती करते हैं लोग उनके सामने समस्या क्या होती है, ठीक है। तो समस्या ये है, पहला समस्या देखिए, भूमि सीमित होती है, ठीक है। आपके पास जमीन जो है वो फिक्स्ड है, सिंचाई की कमी रहती थी, प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती थी, उन्नत बीज काफी महंगे, अगर हाइब्रिड आपको मतलब अच्छी क्वालिटी का बीज चाहिए तो काफी महंगे होते थे। रासायनिक उर्वरक जो आप छिड़काव करते हैं वो काफी महंगे होते थे। भूमिगत जल का स्तर जो है वो घट रहा था। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण जो है इससे बढ़ रहा। आप चाहे केमिकल फर्टिलाइजर ये सब यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, प्रदूषण की समस्या जो है बढ़ने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम कर रहे हैं किसानों की आय बढ़ाने के क्या उपाय हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि किसान कैसे आय बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अगर किसान कहता है कि आधुनिक तकनीक अपनाता है, ठीक है, ज्यादातर किसान जो है ये समझते हैं कि हम तकनीक से करेंगे तो हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा, हो सकता है हमारा खेत बर्बाद हो जाए, उस तरह का वो फसल उस तरह का ना हो पाए। तो ये जो है शिक्षा की जरूर कमी रही है, जिसकी वजह से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जो है किसान बचते रहे, ठीक है। लेकिन आधुनिक तकनीक अगर वो अपनाते तो किसानों को आय जरूर बढ़ता, ठीक है। इसके अलावा जो है जैविक खेती मतलब अगर घर में ही आपकी खाद बना सकते थे, घर में आप सब्जी यूज करते हैं, उससे कंपोस्ट करके आप खाद बना सकते हैं, उससे खेतों में छिड़काव करते हैं, तो जैविक खेती आप कर सकते थे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बने रहेगी और आपको ज्यादा पैसे के लिए फर्टिलाइजर भी नहीं खरीदना पड़ेगा, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बेहतर सिंचाई की व्यवस्था अगर आप करेंगे तब जो है वो किसानों को आय बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिंचाई एक ऐसा साधन है, ठीक है। अगर फसल को सही समय पर आप नहीं मिल पाया तो फसल का ग्रोथ नहीं हो पाता, इसीलिए सिंचाई प्रॉपर समय पे होनी चाहिए, तभी फसल का ग्रोथ होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कम ब्याज पर ऋण, ठीक है। अगर किसानों को अगर कम पैसे पे ऋण उपलब्ध होता, जैसे कि सरकारी बैंक दे रहे थे, ग्रामीण बैंक दे रहे थे, ठीक है, सहकारी समिति दे रही थी, तो अगर कम ब्याज पर किसानों को अगर ऋण उपलब्ध हो जाए तो किसान क्या करते हैं, किसान कर सकते हैं कि उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। और वहीं व्यापारी, साहूकार, ये सब ऐसे लोग थे, चाहे रिश्तेदार हों, ऐसे लोग थे जो अधिक से अधिक पैसा वसूला करते थे, शोषण करते थे। इससे किसानों की आय घटने की संभावना बढ़ जाती थी। इसके अलावा देखिए कृषि शिक्षा, अगर कृषि के प्रति आपको शिक्षित किया जाए कि कैसे खेती करना है, कब खेती करना है, किस तरह का फसल उपजाना है, ठीक है, कब उपजाना है, किस तरह का बीज का प्रयोग करना है, ये सारी चीजें अगर आप जानकारी आपके पास होगी, प्राप्त आपके पास जानकारी होगी, तब आप अच्छी तरह से खेती कर पाएंगे और आपका उत्पादन बढ़ेगा और इससे आय की संभावना भी बढ़ेगी। इसके अलावा देखिए सरकारी योजनाओं का लाभ, ठीक है, सरकारी योजनाओं का लाभ यानी सरकार बहुत सारे ऐसे किसानों के लिए प्रोग्राम चला रही है, लेकिन बहुत सारे किसान इसका लाभ ही नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव रहता है। बहुत सारे किसानों के पास न टीवी होता है, न रेडियो होता है, सरकारी योजनाएं जो है वो आती है चली जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। इस वजह से सरकारी जो योजना है वो सही समय पर किसानों तक पहुंच नहीं पाती, तो जागरूकता भी फैलाने की जरूरत है ताकि किसान जो है अगर अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ ले तो क्या होगा, वहां सब्सिडी मिल जाएगी, इससे किसानों को लाभ होगा। बहुत सारे किसानों के ऋण माफ सरकार कर देती है, तो इससे क्या होगा, किसानों को एक बड़ी राहत मिलती है।
इससे किसानों के आय बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपके देखिए बोर्ड परीक्षा में जैसे हमने कहा था कि आपके बोर्ड के परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होंगे, आपके बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए जो 2 नंबर का बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, कहते हैं कि अगर बोर्ड परीक्षा में देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि गैर कृषि गतिविधि क्या है। गैर कृषि गतिविधि आपको हमने बता दिया था कौन कौन सी गैर कृषि गतिविधि, डेयरी है, परिवहन है, दुकानदारी है और उद्योग, लघु उद्योग है, ये सब जो है गैर कृषि एक्टिविटी में आती है। जहाँ पालनपुर के लोग जो है क्या करते थे, मैंने अभी पीछे ही बताया है, उसको ध्यान से अगर देख लेंगे, अगर आप समझ लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा देखिए संस्थागत ऋण क्या है। संस्थागत ऋण मतलब जो बैंक देती है लोन, जो सहकारी समिति देती है, जो ग्रामीण बैंक देता है, ऐसे जो संस्थाएं होती है उसको संस्थागत ऋण के नाम से जाना जाता है। और ये जो है कम दर पर ब्याज उपलब्ध कराती है किसानों को, इससे किसानों के आय बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। जबकि दूसरी ओर जो है गैर संस्थागत में आपका साहूकार आ जाते हैं, व्यापारी आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, अधिक दर पर ब्याज देते हैं और किसानों को शोषण करने का काम करते हैं, जिससे कि आय की संभावना घट जाती है। मैंने आपको बता दिया था, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर में भी आप भी बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने कहा कि छोटे किसान किसे कहते हैं। छोटे किसान हमने बताया था कि जो कम उत्पादन करेंगे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होगी, ठीक है, जो मशीनों और तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे किसानों को छोटे किसान, जो ऋण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, ऐसे किसान छोटे किसान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिनकी आय कम होती है, ठीक है। तो अगर आपसे बड़े किसान पूछ देगा तो वही जस्ट अपोजिट लिखता रहा, जो उत्पादन अधिक करेगा, जो मुनाफा ज्यादा कमाएगा, जिनका जो मशीनों और तकनीकों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन होती है, ठीक है, जिसको आसानी से जो है वो ऋण उपलब्ध होता है या फिर स्वयं वो निवेश कर लेता है, तो उसको हम बड़े किसान कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि छोटे किसान और बड़े किसान में अंतर लिखिए। तो मैंने आपको बता दिया है वीडियो में अच्छी तरह से कि छोटे किसान और बड़े किसान में क्या अंतर है। इसके अलावा देखिए डेयरी व्यवसाय का लाभ क्या है। देखिए जो डेयरी व्यवसाय है, हमने कहा कि जो पालनपुर के लोग थे डेयरी का व्यवसाय करते हैं, यानी दूध का व्यापार करते थे। दूध के व्यापार में कोई दूध बेच रहा है, कोई दही बेच रहा है, कोई घी बेच रहा है, कोई मक्खन बेच रहा है, कोई आपका पनीर बेच रहा है। तो दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कई चीजें बनाई जाती है, कोई मिठाई बेच रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि दूध जो है एक यूजफुल प्रोडक्ट माना जाता है, इससे कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे जो सुधा डेयरी का जो दुकान होती है उसमें दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आपको देखेंगे उसमें क्या क्या मिलता है, पनीर मिलता है, मक्खन मिलता है, उसमें घी मिलते हैं, उसमें जो है आपको मिठाई मिलती है, उसके अलावा दूध मिलता है, दही मिलता है। तो हर तरह के प्रोडक्ट आपको दूध से रिलेटेड आपको उस दुकान में मिलती हैं। तो इस तरह का जो है वो व्यवसाय पालनपुर गांव में देखने को मिलता है, ठीक है। इससे जो है किसानों को मुनाफा होता था। खेती के अलावा जो किसान जो है डेयरी का काम करते थे वो उनको ज्यादा मुनाफा देखने को मिलता था, क्योंकि वो पशु पाले हुए थे, उनके पास जो है पर्याप्त दूध की मात्रा होती थी, जिससे कि वो मनचाहा अपना बिजनेस करते। कोई दूध बेचेगा, कोई दही बेचता था, कोई पूरा सामान ही एक साथ बेच रहा है, ठीक है। इससे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि की प्रमुख समस्याएं बताइए। देखिए कृषि की प्रमुख समस्या हमने आपको बताया, एक तो क्या है कि लोन उसको नहीं मिलता है, अगर लोन मिलता है तो हाई रेट पे मिलता है, ठीक है। दूसरा है जो आपदा है, जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, ये सब चीजें जो हैं वो कई तरह की समस्याओं को सामना कर, सही समय पर सिंचाई उपलब्ध नहीं होती है। उसके बाद जो है फसल भूमि भी उनके पास फिक्स होती है, फिर उसके बाद उच्च क्वालिटी का बीज नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो काफ़ी महंगा होता है जो किसान लेने में सक्षम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, सरकारी सुविधाओं का, सरकारी योजनाओं का उसको लाभ नहीं मिल पाता है। तो कई तरह की कृषि में समस्याएं देखने को मिलती है। सही समय पर बारिश नहीं होना, सही समय पर सिंचाई नहीं होना, उन्नत बीज का उपलब्ध नहीं होना, फर्टिलाइजर का उपलब्ध नहीं होना, ठीक है। ये सारी समस्याएं जो है
जब आप खेती करेंगे तो कई तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब 5 अंक वाले प्रश्न क्या है। देखिए 5 अंक वाले प्रश्न पूछा कि पालमपुर गांव में गैर कृषि गतिविधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, गैर कृषि एक्टिविटी अभी हमने बता दिया था कि डेयरी हो गया, परिवहन हो गया, यानी वहां के लोग जो है वो डेयरी का काम करते थे, यानी दूध से जुड़े प्रोडक्ट को बेचने का काम करते थे। फिर उसका परिवहन का कार्य, यानी कोई ऑटो चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई कार चला रहा है। ठीक है, जिससे कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा हुआ रहता है। इसके अलावा जो है हमने कोई जो है सिलाई कर रहा है, ठीक है, कोई बुनाई कर रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, ये जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये गैर कृषि एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। इसी को आपको डिटेल में थोड़ा लिख देना है। आपको मैंने वीडियो में सब चीज बता दिया है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आप दे पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात कर लेते हैं MCQ प्रश्न के को भी हम चर्चा करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में जो 70 प्रश्न दिए जाते हैं MCQ में, उसमें से 40 प्रश्न बनाना होता है। उस 40 प्रश्न में देखिए कुछ प्रश्न को हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि पालमपुर में गैर गतिविधि कौन सी होती थी। आप खुद ही जवाब दे पाएंगे। देखिए पहला क्या है, डेयरी का काम किया जाता था, डेयरी का काम किया जाता है, दुकानदारी का, परिवहन का, या उपयुक्त सभी। तो ये सारे तीनों काम किए जाते हैं। डेयरी भी किया जाता था, दुकानदारी भी, परिवहन भी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छोटे किसान सामान्यतः कितनी भूमि रखते थे। हमने आपको बताया था कि छोटे किसान उसको कहते हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि हो। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है 10 हेक्टेयर, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 10 हेक्टेयर है, 5 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर से कम, या 20 हेक्टेयर से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हेक्टेयर से कम। जो 2 हेक्टेयर से कम जो होगा यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अगर वीडियो को आप अच्छी तरह से देखते हैं तो सभी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, संस्थागत ऋण का प्रमुख स्रोत कौन कौन है। ठीक है, संस्थागत ऋण में हमने आपको बताया था कि बैंक होता है, ग्रामीण बैंक है, सहकारी समिति है, ये संस्थागत ऋण के अंतर्गत आते थे। तो आपके पास देखिए ऑप्शन क्या है, साहूकार। तो साहूकार तो गैर संस्थागत में आता था, बैंक आपका संस्थागत में आता है। व्यापारी तो होता नहीं था, व्यापारी जो है गैर संस्थागत में, रिश्तेदार भी गैर संस्थागत में आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बैंक जो है संस्थागत ऋण के अंतर्गत आता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेयरी का व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, डेयरी का व्यवसाय यानी जो दूध का व्यवसाय करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य आपके पास ऑप्शन है दूध उत्पादन करना, अतिरिक्त आय कमाना, रोजगार करना, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों, क्योंकि दूध, जब आप दूध का व्यवसाय करते हैं तो केवल दूध उत्पादन करना ही आपका उद्देश्य नहीं होता है, उससे पैसे कमाना आपका उद्देश्य होता है, उसमें रोजगार उपलब्ध करवाना उद्देश्य होता है। ठीक है, उसमें कई तरह का पशुपालन करना आपका उद्देश्य होता है। ये सभी चीजें जो है आपको डेयरी के अंतर्गत आती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि निम्न में से कौन गैर संस्थागत ऋण का स्रोत है। गैर संस्थागत ऋण का स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जहां से किसान जो है ऋण लेता था। इसमें साहूकार आते थे, व्यापारी आते थे, और रिश्तेदार आते थे। ये क्या है, किसानों को उच्च दर पर ऋण देने का काम करते थे, उनका शोषण करने का। तो देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक ये आपका हो जाएगा संस्थागत। सहकारी समिति ये भी आपका हो जाएगा संस्थागत। राष्ट्रीयकृत बैंक ये भी आपका हो जाएगा संस्थागत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, साहूकार। साहूकार मतलब जो सूद पर पैसा देने का काम करता है उसको साहूकार बोलते हैं थे, और ये किसानों को हाई रेट पर लोन देने का काम करता था। अब देखिए दोस्तों, आज हमने पूरा पालमपुर गांव की कहानी को पढ़ा दिया है। पार्ट 3 में हम गैर कृषि एक्टिविटी यानी जो गैर कृषि एक्टिविटी, छोटे बड़े किसान और ऋण व्यवस्था और कृषि के प्रमुख समस्याओं को भी हमने समझा दिया है। ठीक है, अगले पार्ट में हम आपके लिए क्या लेके आएंगे, हम लेके आएंगे इस चैप्टर का फाइनल रिवीजन, हम लेके आएंगे महत्वपूर्ण MCQ, हम लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम लेकर आएंगे बोर्ड एग्जाम 2026 की जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, कैसे आपको तैयारी करना है,
कैसे उसका आंसर लिखना है, ये सारी चीज़ जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल जो है वो स्टडी विथ एग्जाम टेंशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि जो है उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।